नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत करता हूं। सूबे में काउंटिंग के 4 दिन बाद भी प्रदेश का मुखिया कौन होगा, इस नाम पर मंथन फिलहाल जारी है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को परिणाम आने के साथ ही कई नामों की चर्चा हो रही है। दिमनी से विधायक नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद पटेल के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन आज बड़ी बहस की अहम खबर क्या है, ये हम आपको बताते हैं। सोमवार को विधायक दल की बैठक होने वाली है। उसके पहले आज बीजेपी की सेंटर लीडरशिप ने मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए 3 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर दिया। बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम इस लिस्ट में रखा है। अब हम आपको बताते हैं मनोहर लाल के अलावा और कौन कौन से नाम पर्यवेक्षक की लिस्ट में है। तो मनोहर लाल के साथ ही साथ बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आज नरसिंहपुर विधायक प्रहलाद पटेल ने विधानसभा सचिव से मुलाकात की और मीडिया को इसकी जानकारी दी। वहीं आज दिल्ली स्थित स्टूडियो पर बैठकर मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में बीजेपी हाईकमान अब की बार किसी नए चेहरे को मौका देने जा रही है? राजधानी भोपाल में क्या सियासी सरगर्मियां हैं? आइए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चैनल हेड मनोज मनु की इस स्पेशल स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं मनोज मनु हूं और मैं मौजूद हूं इस वक्त भोपाल के बीजेपी कार्यालय में, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। और एक बड़ा संदेश आने वाला है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब एक मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो मुख्यमंत्री कौन होगा, वो कौन सा चेहरा होगा, पार्टी क्या मंथन कर रही है, इसे लेकर लगातार चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। वो चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जो तमाम बड़े सांसद हैं जिन्हें चुनाव लड़ाया गया है, वो बड़े सांसद क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्या हटाया जा रहा है, इसकी चर्चा लगातार चल रही है। मंथन इस बात को लेकर चल रहा है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा मिलने वाला है। बतौर मुख्यमंत्री नया चेहरा मिलने वाला है, और वो नया चेहरा जब बतौर मुख्यमंत्री मिलेगा तो आप समझ सकते हैं पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे और वो नए नेता का चुनाव करेंगे। इस बीच लोगों का ये कहना है कि कई चौंकाने वाले समीकरण भी निकल कर आ सकते हैं, लेकिन कोई समीकरण नहीं। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। इस बीच वो लाडली बहना योजना को लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी जीत हुई है, ये लाडली बहनाओं के प्यार के कारण हुई है, लाडली बहनाओं की योजना को जो चमत्कार है उसके कारण हुई है। और आपने वो बयान भी सुने होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कह दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी लाडली बहना थी जो वहां पर सरकार बन गई। ये सिर्फ मोदी मैजिक है, मोदी जी की योजनाओं का असर है। हाँ, जो हमारी तमाम नारी सम्मान और महिलाओं की योजना है उसमें से एक लाडली बहना भी है जिसका फायदा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में दौरे पर निकल गए हैं। छिंदवाड़ा में दौरा, श्योपुर में दौरा और रावगढ़ में दौरा। वहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाडली बहना योजना का असर है, बहनाओं मुझे प्यार दो। एक नैरेटिव सेट कर लिया जा रहा है, लेकिन इस नैरेटिव को मैं आपको बहुत गंभीरता से ये बात बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं कि इस नैरेटिव को पार्टी आला कमान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। पार्टी आला कमान ये समझ रहा है कि इस तरह की नकारात्मक राजनीति बर्दाश्त नहीं है, इसलिए संकेत भी साफ दे दिए गए हैं कि प्रदेश एक अच्छी स्थिति में है और वो नई सरकार बनाने जा रहा है। चेहरा कौन होगा पार्टी तय करेगी, लेकिन कोई भी नकारात्मक प्रदर्शन, नकारात्मक संकेत पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, प्रभावी नेता हैं। लेकिन एक तकलीफ होती है तब जब जीतने के बाद भी संकेत साफ निकल कर नहीं आते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री वो नहीं है, कोई और हो सकता है। इन सब के बीच बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लेकिन इस बीच अगर कोई नैरेटिव बनता है तो पार्टी उसे सख्त लहजे में निपटने की कोशिश करेगी। और यही संदेश छत्तीसगढ़ को लेकर भी है और यही संदेश राजस्थान को लेकर भी है, क्योंकि चेहरा तो दिल्ली से ही तय होगा और चेहरा वो होगा जो दिल्ली में अपनी उपस्थिति पहले दे चुका है। भोपाल में कैमरामैन अजय के साथ मैं मनोज मनु।
और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला तो आने वाले दिनों में हो जाएगा। चर्चा को शुरू करते हैं तो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका दुबे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज़ पर। प्रियंका जी, वैसे तो आपसे चर्चा हमारी 30 तारीख को हो रही थी और तब आपने कहा था कि देखिएगा आज जो आप एग्जिट पोल बता रहे हैं इससे 25-30 नाम और ज़्यादा जोड़ लीजिए। तो ठीक है, 25-30 तो नहीं, लेकिन हाँ 15-20 जरूर हो गए। तो शुभकामनाएं प्रियंका जी। सवाल हो रहा है कौन होगा इस नई बीजेपी का चेहरा, कौन होगा? नई इसलिए करो, कोई नया चेहरे के नाम पर सुगबुगाहट बहुत ज़्यादा तेज है। इनपुट बता रहे हैं कोई नया नाम ही प्रदेश को नेतृत्व देगा। देखिए, जिस तरह से जनता ने आशीर्वाद दिया है वो सतत प्रयासों का परिणाम है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनको विश्वास है, जिसमें कितना ही कठिन दौर भी मध्य प्रदेश ने देखा है कोरोना के समय पर, और बहुत सी चीजें उसमें आप भी जानते हैं कि बहुत तकलीफ देह रहा वो समय सभी के लिए। उसमें भी जिस प्रकार से अपने साथ में, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास दिखाते हुए जनता ने सहयोग बनाए रखा, और आज 163 जैसे इतने बड़े आंकड़े के साथ में हमें जो उनका बहुमत, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ है, तो ये हम इसके हमेशा सदैव आभारी हैं। तो आगे भी जो होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, और लोकतंत्र के ऊपर जिस तरह से जनता का पूरा विश्वास है, तो निश्चित तौर पे जो भी होगा स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिए वो शुभ होगा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो हम चाहते हैं, एक हमारी नींव जो रखाई है, उसके लिए अच्छा ही होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अभी उभरी हुई है, तो वो निर्णय जो भी निकालेगी मध्य प्रदेश के लिए और आगामी 2024 के लिए जो हमारा इलेक्शन है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी तय होगा वो शुभ होगा, अच्छा होगा और जनता के लिए भलाई करने वाला। चलिए ठीक है। अब फिरोज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज साहब, मेहनत तो बहुत हुई, आशाएं भी बहुत थी और इनपुट्स भी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन नतीजे जो जनता ने दिए उसने सारे इनपुट्स को एक तरफ कर दिया। जनता ने नतीजे नहीं दिए, ये अच्छा। ईवीएम के नतीजे हैं जो सामने आए। पर प्रेस तो जनता ने अब किया ना सर। नहीं, ये प्रेस जनता ने नहीं किए, ये ईवीएम के नतीजे हैं जो सामने आए, और बहुत सारे सामने आए इस देश में। मतलब अब जो लोकतंत्र है वो ईवीएम चला रहा है। खैर ये एक अलग बात है। बहुत सारा एडीआर जो है, जो सबसे बड़ी संस्था है वो चुनाव से संबंधित काम करती है, उसने तो सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लग गई हैं। तो ये याचिकाएं क्यों लग रही हैं भाई? अगर शंका नहीं है, कुशंका नहीं है, तो क्यों याचिकाएं लग रही है? 15,000 कंप्लेंट्स जो थी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में की थी, उन पर बिना निर्णय किए आपने जो है चुनाव जो है संपन्न करा दिया। तो कैसे मान ले कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? एक बात। दूसरी बात, एक मजे की बात देखो, मोदी जी इस बात को समझ गए, स्मार्ट आदमी है मोदी जी, कि मध्य प्रदेश में जमीन खसक गई और जीते हैं हम तो ईवीएम पे जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इस बात को समझ गए कि जीते हैं तो ईवीएम से जीते हैं। अब ये हिम्मत तो नहीं कर सकते कहने की कि मोदी का चेहरा था, मोदी जी का चेहरा नहीं था। तो वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई लाडली वाडली बहना नहीं चली। मीडिया तक को दरबारी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं माननीय मोदी जी का चेहरा चला है। शिवराज सिंह क्या कह रहे हैं? लाडली बहना चली है। ठीक, ये बहन जी, ये प्रियंका जी भी जो है ये भी कह नहीं पाई कि लाडली बहना योजना में बहनों ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, नहीं कह पाई। कोई प्रवक्ता नहीं कह पा रहा, उनकी भी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं पहन रहा, क्योंकि ये ईवीएम की सरकार है। अगर किसी मुख्यमंत्री ने इतना लंबा आपको जनादेश दिलाया हो, उसकी सरकार के कामों पे इतना जनादेश लाया हो, तो ऊहापोह की स्थिति क्यों है भाई? इनाम मिलना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी अच्छे कार्यकर्ता को इनाम देती है, लोग चीख चीख के कहते हैं अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता। तो जब एक मुख्यमंत्री ने इतनी लंबी लीड दिला दी, तो भारतीय जनता पार्टी को उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उसमें क्या इफ एंड बट्स और क्या सोचना? ये तो सबको पता है कि हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी,
सारे प्री पोल सर्वेस भारतीय जनता पार्टी को लड़ गए थे। इनको सांसद, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और बड़ी बड़ी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जी जी। ठीक है, तो इतना सब था, तो फिर आपको क्या आवश्यकता थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदला जा रहा है? हाँ भाई जिसने जिताया उसको वापस मिलना चाहिए ना। सभी राज्यों में होता है, सभी पार्टियों में होता है ये तो, कि जो जिता देता है अच्छा, वो फिरोज साहब उसको बहुत बनाए रखा जाता है। बहुत लंबे समय से आप सियासत कर रहे हैं, ये बताइए सर हाँ। कि अगर ये ईवीएम की जीत है, इसमें मतदाता आप लोगों की नज़र में दाएं साइड पर है, बाएं साइड पर है, और दाएं साइड पर ईवीएम है, तो साहब तेलंगाना भी बीजेपी कर लेती अपने नाम। एक छोटा सा ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि तेलंगाना भी अपने नाम कर लेते, आप ये वाला भी अपने नाम कर लेते, वो भी अपना नाम कर लेते। इलेक्शन कमीशन आप लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। बताइए मुझे एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद है इलेक्शन कमीशन की, सिवाय चुनाव आचार संहिता की घोषणा के? बताइए मध्य प्रदेश में कौन सी इन्होंने नतीजे वाले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अनुपम राजन जी की, और जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने लाइव चलाई है। बस एक लाइन तो दो लाइन की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खत्म हो गई। पत्रकारों ने सवाल लिए ही नहीं उन्होंने। क्यों? हम तो पूछ रहे हैं ना, 15,000 क्यों कंप्लेंट्स इन्होंने एंटरटेन नहीं की? हम 199 सीटों पे क्यों आगे चल रहे थे पोस्टल बैलेट्स में? 20% वोट के साथ आगे चल रहे थे, तो क्या जनता अलग अलग थी क्या? यही तो सवाल है कि जो पार्टी 199 सीटों पे आगे 12 मंत्री चुनाव हारे हैं सर, 12 मंत्री चुनाव हारे हैं। तो हारे हैं तो वो तो सही है, हारे हैं तो वो हार रहे थे 50,000 से, हारे 10,000 से। मान्यवर, मैं तो इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो 12 हार गए, क्या यहाँ पे नहीं था कुछ मामला? 31 में 12 नहीं तो आप मुझे ये जानकारी दे दीजिए कि अटेर का उपचुनाव हुआ था। मान्यवर, मुझे आप ये जानकारी दीजिए, इस देश का मीडिया छोड़ के हर आदमी को ये पता है कि ईवीएम में क्या मिस्टेक है। इस देश के मीडिया को नहीं पता है। सिर्फ ये बता दीजिए कि इलैया राजा टी को ईवीएम को लेके अटेर में चार्जशीट दी गई थी। खुद मीडिया ने दिखाया था, उसी के सामने था कि जैसे ही मॉक पोल किया उसका, जो भी बटन दबा रहे थे वो फूल की पर्ची निकाल रही थी। तो ये कैसे ये दुरुस्त हुआ है, मुझे बता दीजिए ना। ये जानकारी आपके पास ज्यादा होगी। आप तो इलेक्शन कमीशन जाते रहते हैं ना जी, पूछते रहते हैं इलेक्शन कमीशन से जी। तो आपने पूछ के बताओ ना हमको, ये कैसे हुआ था, ये क्यों हो गया था, और फिर ये दुरुस्त कैसे हुआ, और अब दोबारा ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये मध्य प्रदेश में 99% बैटरी चार्ज निकली। एक छोटा सा वाकया आपको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी ने ये कहा था साहब कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया था कि एक चिप होती है, इस चिप को अगर लगा दिया जाए तो जो आप बात करें ना, ये बात वहां पर चरितार्थ हो जाती है। फिर उन्होंने हवाला भी दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि साहब ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, इस तरह से ईवीएम को हैक किया ही नहीं जा सकता, जो दावा आम आदमी पार्टी ने किया। और फिर वो बात वहीं पर आकर खत्म हो गई। फिर बहुत सारे दावे हुए कि ये चिप लगती है, वो चिप लगती है, लेकिन अभी तक ये मामला, मतलब बातें ही केवल इसको लेकर चल रही है, कोई निराकरण की स्थिति में नहीं है। अगर आप ईवीएम वो होगी भी नहीं, क्योंकि इस देश का चुनाव आयुक्त जो है जी सर, वो खुद ही सरकार का पेड आदमी है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका ये बात तो, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। उनकी नियुक्ति पे कितने सारे सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट, चलिए, पर और कहा कि इनको आपको कोई दूसरा टीएन सेशन नहीं मिल रहा है क्या? जी, ये भी कहा साथ में। और उनकी चयन प्रक्रिया पे नियम बना दिए सुप्रीम कोर्ट में। तो आप साहब चले लोकसभा में और नियम प्रक्रिया को ही बदल दिया। क्यों? पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए इस देश में। और इंग्लैंड, यूएसए, इटली, नीदरलैंड्स, जर्मनी और जितने दुनिया के तमाम विकसित देश है जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे 50 साल आगे है जी, वो उन देशों ने क्यों बैन कर दिया ईवीएम अपने देश में लागू करने के बाद? वो तो हमसे ज्यादा फुल प्रूफ चीज बना सकते थे ना जी। क्योंकि ये इसकी टेम्परिंग हुई है, इसीलिए मामा को हटाया जा रहा है कि जमीन नीचे से खसक गई है। अब कोई दूसरा नया चेहरा ले आया जाए और लाके कम से कम चलाया जाए,
उसको, और राजस्थान में तो पार्टी इनकी दो फाड़ हो रही है। वसुंधरा राजे तो भाग गई 40 MLA लेके, और अब बार्गेनिंग कर रही है वो पार्टी के साथ कि बताओ किसको बनाओगे। तो वसुंधरा राजे अब इनकी हिम्मत नहीं है, वहां इनके जो पर्यवेक्षक बनाए गए उनकी हिम्मत नहीं, विधायक दल की बैठक बुला ले वो। उनने तो साफ कह दिया या तो हमको दो, नहीं तो उनके 40 MLA भाग गए। वो तो 1/3 का 33% का आंकड़ा फिट करेंगे और एक अलग गुट में मान्यता ले लेंगे, और प्रोटेम स्पीकर भी नहीं बनने दे रहे हैं अब वो। प्रियंका जी, ये जो जनादेश मिला है 3 राज्यों में आपको, ये दरअसल आपको मिला हुआ जनादेश है ही नहीं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो 1982 में भारत के केरल से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन बड़ा सब अच्छा चलता रहता है, सरकारें बन जाती है। अब लेकिन यूपीए के बाद ये जो आपकी एनडीए है ना मैडम, ये हैक कर लेती है। यूपीए ने हैक नहीं किया, पर आप लोग खूब हैक कर रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं, ये भी गए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसी पे वीवीपैट ठीक है थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में जी संक्षेप में रखने की कोशिश की है। और एक जीवीएल नरसिम्हा की किताब प्रियंका जी ने मुझे एक बार पिछली बार दिखाई थी, डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम। मैं फिर से आपसे जवाब लूंगा सर। प्रियंका जी है ना, प्रियंका जी वो प्रियंका जी, मैंने सिद्दीकी साहब की बात को रखने की कोशिश की है, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि और 5 मिनट सिद्दीकी साहब को दे दीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुबार बाहर नहीं आए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब जो इनकी हार हुई है, अब वो भरैया जी का मुंह काला हो रहा है, जबकि काले कारनामे इनकी पार्टी के रहे हैं। 10 जनपद से ये संचालित होते आए हैं, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जब बात करते हैं तो वही अपने आप में हमारे लिए हास्यास्पद हो जाती है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान को ही बदल डाला, ठीक है, काला कानून बनाते रहे, अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स करते रहे, वो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो ये जो इनका कथनी करनी का भेद है, पहले ही अपनी पार्टी के अंदर खत्म करें। और जो ये लोग बार बार लगे रहते हैं ना कि एक ही व्यक्ति को लॉन्च करने के लिए कभी यूपीए ले आते हैं, कभी INDA गठबंधन ले आते हैं, फिर भी वो लॉन्च ही नहीं हो पाता प्रोडक्ट है इनका। तो ये उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में सारे प्रोडक्ट्स को फर्जी बताते हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि इनका जो खुद का प्रोडक्ट है वो इतना डिफ्यूज्ड है कि वो उसके चक्कर में ये कभी ईवीएम को गलत बता देंगे, कभी कार्यकर्ताओं के मुंह काले करते रहेंगे, कभी पदाधिकारियों के मुंह काले करते रहेंगे। प्रियंका जी, आपने इतना अच्छा काम करने वाले को हटाते क्यों हैं? ये कैसी बात है? बेचारा मामा ने 163 सीटें लाई, लाडली बहना लाई। मतलब आप ये मानते तो है ना कि हमारे मामा जी ने अच्छा काम किया था, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हटा क्यों रहे हैं उनको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माना कि हमारे मामा जी ने काम किया था। ये मैं धन्यवाद देती हूँ इंडिया न्यूज को, जिसने ये माना, उसके चैनल पे आपने स्वीकार किया कि हमारे मामा जी ने काम अच्छा किया था। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। ठीक है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 163 सीटें जिसने ये कहीं जरूरी नहीं है कि अभी आप कैसे मान सकते। पहले आप लोग कह रहे थे कि आप बहुमत से सरकार बना रहे थे, मैंने आपसे कहा था इंतजार कीजिए, गिन लेने दीजिए, कहा था ना। यहाँ पे भाई साहब भी, पांडे जी भी उसके साक्षी हैं। सेट तो हुई होनी थी वो 130 के लायक, अब वो पहुंच गई यानी 163। अब जवाब नहीं देते, मतलब है कि ये कहां से आ गए, ये तो लाडली है ना। लेकिन फिरोज जी 130 भी, फिरोज जी 130 भी मध्य प्रदेश में जनादेश है, पूरी जनता पूछ रही है। हाँ, 130 भी पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाती है। 14 सीट ज्यादा दे दी आपने। मैंने उस समय भी कहा था कि जरा शांति रखिए, हम बहुमत से सरकार बना रहे हैं। उसको ज्यादा सेट कर दी मशीन को, अब वो ज्यादा तेज चल गई, अब 163 आ गए तो खुद ही हकबका गए कि अब ये इसका क्या जवाब दे जनता से। और हर रास्ता चलता है बीजेपी वालों से कह रहा है। आप लोगों की हिम्मत की भी मैं दाग दूंगी कि 3 राज्य हारने के बाद आप लोग अपना इतना हौसला बनाए हुए हैं। मैं दर्शकों को एक बार एक बयान जरूर सुनवाना चाहता हूं। मैं आता हूं प्रियंका जी, फिरोज जी, एक बयान सुनिए आप बीजेपी कांग्रेस का। केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैंने अपनी जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए एक विधायक के तौर पर
वो मैंने सचिवालय में की है और मैं विश्वास करता हूं कि जो संसदीय परंपराएं और मर्यादाएं हैं जो सभी सदनों के लिए एक होती हैं। नियमों का फर्क हो सकता है लेकिन वो गरिमापूर्ण कार्य और लोकतंत्र का जो उद्देश्य और लक्ष्य है देश और समाज की सेवा करने का, उसमें हम सफल होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य देश में बनाने में सफल। देखिए, अब ये पार्टी भाजपा का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूं कि आरएसएस जैसा चाहेगी वैसा उसका कैंडिडेट होगा। देखिए, अब ये पार्टी भाजपा का अंदरूनी मामला है और मैं समझता हूं कि आरएसएस जैसा चाहेगी वैसा उसका कैंडिडेट होगा। और एक बार फिर से चर्चा में हम जुड़ते हैं। फिरोज जी, प्रियंका जी का मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि मेरे पास अब समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों विद्वानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा हो रही थी मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का, लेकिन चर्चा पहुंच गई ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर बहुत सवाल खड़े होते हैं, कई अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है। बताया गया है कि ईवीएम में चिप का दावा किया जाता है। 2017 को अगर आप याद करेंगे तो उस वक्त चुनाव आयोग ने एक चैलेंज भी दिया था जब ईवीएम पर खूब सवाल खड़े हुए थे कि आइए ईवीएम को हैक कीजिए, चेक कीजिए, और उस वक्त वो मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। लेकिन जिस तरह से पार्टियां बयान दे रही हैं, नेता बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ईवीएम ना हो, एक कंप्यूटर मशीन हो जिसे कोई भी हैक कर सकता है। पार्टियों को सोचना समझना चाहिए कि उनके बयान को जनता बड़े आराम से सुनती है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आज ही जाइए पैसाबाजार.com पर और अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए फ्री में, क्योंकि लोन की जरूरत किसी को भी कभी भी पड़ सकती है। चल एक्टिंग छोड़ भेल बनो। ए आयो बात बोल। पैसाबाजार.com। Charged with battery. केड़ा मसाला ओए? छोले दा या लोबे दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ